हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 में आपका टोटल एग्जाम 9 शिफ्टों में कराया गया था, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 17/1/2017 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 में आपके 17/1/2017 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 17/1/2017 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है, यानी कि 150 डिग्री है, यानी कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के आंतरिक कोण कितना दिया गया है 150 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। जो रेगुलर पॉलीगॉन जिसका कोण 150 डिग्री है, उनके प्रत्येक भुजा यानी कि उसमें कितनी उस पॉलीगॉन की भुजा यानी कि साइड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सबसे पहले आपको एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला इसका होता है n-2 इंटू 180 बाई आपका क्या हो जाता है यन हो जाता है, और बराबर में आपका क्या हो जाता है जो भी आपका आंतरिक कोण दिया हुआ रहे, जो भी आपका आंतरिक कोण दिया हुआ रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू में आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया आंतरिक कोण के साइड निकालने का फॉर्मूला हो गया। और ये जो यहाँ पर यन है, यन हम लोगों ने क्या माना, यन को यहाँ पर साइड को यन के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि n-2 इंटू 180 बाई यन इक्वल टू में क्या हो जाता है जो आपका अंतः कोण यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है वो आपका लिखा जाता है। तो यहाँ पर यन निकल जाएगा, यानी कि भुजाओं की संख्या यहाँ पर हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यन का वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अंतः कोण का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 बाई यन इक्वल टू अंतः कोण कितना दिया गया 150 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया 150 डिग्री। यहाँ पर काटेंगे 30 से तो 30 × 150 और 30 × 180 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर पहले यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो कितना हो जाएगा आपका 6n माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा, बराबर आपका कितना हो गया 5n हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5n हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5n को इधर लेके जाएंगे और 12 को उधर लेके चले जाएंगे। तो 6n में से 5n गया तो आपका कितना बचेगा n बचेगा, और 12 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। यानी कि उस समबाहुभुज में उस रेगुलर पॉलीगॉन में भुजाओं की संख्या कितनी थी 12 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो किसी भी आंतरिक कोण का जब साइड आपसे पूछा जाए और आंतरिक कोण दिया हुआ रहे तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। ये फार्मूला से आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 8:9 है। दो संख्याएं हैं उनका अनुपात कितना है 8:9, यानी कि 8:9 है। फिर बोला गया कि उसका मासा 6 है, यानी कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 6 है, यानी कि 6 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लासा क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा। अगर दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है, मासा दिया गया है और आपसे एलसीएम पूछे, क्या पूछे एलसीएम पूछे, यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए पूछे, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना। क्या करना होता है, जो यहाँ पर दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है, जो यहाँ पर दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया उसे क्या कर देंगे गुना कर देंगे,
और जो आपका एचसीएफ यानी कि महत्तम दिया गया उसे भी क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे, यानी कि तीनों संख्याओं का गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ रहे और मासा यानी कि एचसीएफ दिया हुआ रहे और आपसे लासा यानी कि एलसीएम पूछे तो क्या करेंगे, दोनों का रेशियो का गुणज इंटू मासा को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 9 72, 72 इंटू 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 72 इंटू 6। यहाँ पर गुना करके हम लोग देख लेते तो 6 दूनी 12, 7 छक 42, 1 43 आ गया, यानी कि उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है 432 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर दिया गया है कि दी गई संख्याओं में निम्न में से कौन सा आरोही क्रम से सही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरोही क्रम किसे कहा जाता है। आरोही मतलब क्या होता है, घटते। किसी भी संख्या को जब घटते क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, आरोही क्रम कहा जाता है। और जब बढ़ते क्रम में लिखा जा, यहाँ पर तो आपका आरोही यानी कि घटते क्रम हो गया, लेकिन जब आपसे प्रश्न में दिया हुआ है कि अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते। तो अवरोही मतलब बढ़ते और आरोही मतलब घटते। आरोही मतलब क्या, घटते। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि सभी संख्याएं क्या है, सभी यहाँ पर एक ही संख्याओं को उल्टा मतलब उलट पलट कर लिखा गया है। इन तीनों संख्याओं, जो तीन संख्याएं दी गई है सभी ऑप्शन में उलट पलट कर, तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित किया। तो क्या करेंगे, सभी को जो भी संख्याएं दी गई है किस में दी गई है, फ्रैक्शन में दी गई यानी कि भिन्न में दी गई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे इंटीजर में चेंज कर लेंगे। तो इंटीजर में कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि 3/10 है, फिर क्या है 4/15 है, फिर क्या है 1/3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले जो संख्या उसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि 10 है, 15 है, 3 है, उसका क्या कर लेंगे हम लोग एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो 10 15 कितना, 10 15 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। 10 15 3 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना होता है, 30 होता है। तो जो 30 आया उसको क्या करेंगे, सभी संख्याओं में गुना कर देंगे। सभी संख्याओं में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हमें जो है तीनों संख्याओं का फ्रैक्शन से हटकर इंटीजर में वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे तो 10 से 3 बार में चला जाएगा, 15 से 30 2 बार में चला जाएगा, 3 से 30 10 बार में चला जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका 10 हो गया, 1 × 10 तो 10 हो गया। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 10। तो 10 को इंटीजर में चेंज करने से पहले वो संख्या कितनी थी, 1/3 थी, यानी कि 1/3 जो है वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। क्योंकि जब फ्रैक्शन को इंटीजर में चेंज किया गया तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आई, 10 आई, जो कि किसका आया था, 1/3 का। यानी कि हमें यहाँ पर से पता चलिए कि 1/3 जो है तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी है। उसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि हमें घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी 10 थी। उसके बाद कौन है, 9 है। 9 जो है कौन सी संख्या थी, 9 को फ्रैक्शन को जब इंटीजर में चेंज किया तो 9 आए। 9 को जब इंटीजर से पहले फ्रैक्शन का वैल्यू कितना था, 3/10 था, यानी कि 1/3 से छोटा कौन है, 3/10 है। तीसरी संख्या क्या थी फिर, 4/15 थी, यानी कि सबसे छोटा 4/15 है। तो ये आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में ये व्यवस्थित हो गई। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ये फिट बैठ रहा। तो 1/3, 3/10 और 4/15, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आरोही क्रम यानी कि घटते, अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि विशाल एक खिलौना जो है 50 रुपये में खरीदता है और 75 रुपये में बेच देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये प्रॉफिट लॉस का एकदम जो है एकदम आसान क्वेश्चन है। ये आपको शुरुआत में ही प्रॉफिट लॉस में बताया जाता है कि जब भी लाभ प्रतिशत निकालने
के लिए आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले लिखा क्या जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है कि उसे प्रॉफिट कितने रुपये का हो रहा है, यानी कि लाभ कितने रुपये का हो रहा है। तो खरीदा सामान अगर 50 रुपये में, बेच दिया उसी सामान को 75 रुपये में, तो क्या 50 रुपये का सामान 75 में बेचेगा तो कितने का लाभ हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है। 75 माइनस जब 50 करेंगे तो कितना आएगा, 25, यानी कि 25 रुपये के लाभ पर उस वस्तु को बेच दिया जब, तो यहां पर आपका क्या निकल गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो प्रॉफिट पूछा जा रहा है उसमें परसेंट में वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जब भी आपका प्रॉफिट परसेंट से आपका वैल्यू पूछा जाए तो ऊपर को प्रॉफिट लिखाएगा, नीचे जो लिखा था वो हमेशा क्या लिखा था, सीपी यानी कि क्रय मूल्य को लिखा जाता है। तो नीचे सीपी यानी कि क्रय मूल्य लिख देंगे। वैल्यू हमें परसेंट में चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि विशाल जो है उस खिलौनों को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा, 50% के लाभ पर बेचा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2.25 का पावर क्या दिया गया है, हाफ दिया गया है। हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। क्या होता है, अंडर रूट होता है। यानी कि अंडर रूट क्या है, 2.25 का अंडर रूट है। तो क्या हम लोग अगर 2.25 जो है हमें पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर है। आप हमेशा, मैं वीडियो में बोलता हूं कि 1 से 30 तक का स्क्वायर आप हमेशा याद रखें। 1 से 30 तक का स्क्वायर आप हमेशा याद रखें। इससे इस तरीके के प्रश्न में आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया, रूट अंडर रूट 2.25 दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे क्या चला जाएगा, 100 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर से हमें मिल रहा है कि 225 किसका स्क्वायर है। 225 जो है कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है। यानी कि 225 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। और 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 100 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, 15/10 आ गया। 15/10 को यहाँ पर क्या दिया गया है, डेसिमल में आपसे, यानी कि आपका दशमलव में आंसर पूछा जा रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, 1.5 यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर इसे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इतना जो है आपको ये परीक्षा में करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में आप यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे क्या है, 2.25 है। 2 पॉइंट क्या है, 25 है। तो आपको पता है कि किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 यहाँ पर लिख देंगे। 15 यहाँ पर लिखेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है। तो जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 अंक की जगह कितने अंक के बाद डेसिमल होगा, तो 1 अंक के बाद के ही बाद डेसिमल हो जाएगा। तो परीक्षा में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो है प्रश्न को देखकर आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं कि इसका 1.5 का ही ये स्क्वायर क्या होगा, 2.25 होगा। तो आप हमेशा 1 से 30 तक का स्क्वायर जरूर याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि विनोद चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 9,000 रुपये उधार लेता है। तो फिर बोला गया कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर वो 5% की दर से 9,000 रुपये उधार लेता है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और जो ब्याज लिया जाता है किस रूप में लिया जाता है, वार्षिक रूप में लिया जाता है। यानी कि 1 वर्ष में 5%, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में कितना ब्याज मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ट्री मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना यानी कि मूलधन कितना दिया गया, 9,000 रुपया दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, 9,000 का 5% निकालेंगे। तो 9,000 का 5% कितना होगा, तो 9,000 का 10% 900, 900 का फिर आधा यानी कि 450, यानी कि 450 रुपये क्या होता है, 9,000 का 5% होता है। यानी कि पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगता है,
9,000 रुपये में 5% की दर से 450 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। यानी कि पहले साल का ब्याज 450 रुपये हो गया, लेकिन हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो दूसरे साल में भी आपका क्या होगा, जितने पहले साल में आपका ब्याज लगा उतना ही दूसरे साल में ब्याज लगेगा। यानी कि पहले साल में अगर 450 ब्याज लगा तो दूसरे साल में भी 450 ही ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता होना चाहिए कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यानी कि जो आपका पिछले साल में 450 रुपया ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, 5% का, यानी कि 5% का क्या लगेगा, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट लगेगा। तो 450 का 5% कितना होता है, तो 10% 45, आधा तो कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। यहाँ पर सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 450, 900 प्लस 22.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 922.5 हो जाएगा। यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 922.5 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि भानु एक दूरी को चलकर तय करने और दौड़कर वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 6 घंटे 50 मिनट का समय लेती है। यानी कि भानु कोई स्थान है जहां से चलना शुरू करती है और जब वापस आने लगती है तो कैसे आती है, दौड़कर वापस आती है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों ओर का रास्ता पैदल तय करने में उसे 8 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों ओर का रास्ता दौड़कर तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होगा कि जाने में, एक तरफ जाने में, पैदल जाने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर से निकाल सकते हैं कि अगर दोनों तरफ पैदल जाने में 8 घंटा 30 मिनट लगता है, यानी कि गया भी पैदल और वापस भी पैदल ही आया, तो उसे 8 घंटा 30 मिनट लगता है। तो क्या 8 घंटा 30 मिनट को 2 से भाग दे देंगे तो क्या सिर्फ जाने का यानी कि पैदल जाने का समय निकल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 8 घंटा 30 मिनट को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 घंटा 15 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 घंटा 15 मिनट। यानी कि एक तरफ जाने में उसे, पैदल जाने में 4 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर पहले वाले यहाँ पर लाइन में बोला गया था कि जब वह पैदल जाता है और दौड़ कर वापस आता है तो 6 घंटा 50 मिनट लगता है। तो क्या हम लोग 6 घंटा 50 मिनट में से 4 घंटा 15 मिनट माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एक तरफ दौड़ कर जाने में कितना समय लगता है वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस जब करेंगे तो 50 में से 15 गया यानी कि 35 मिनट। कितना हो जाएगा आपका, 35 मिनट, 3 1 4 1 5। यहाँ पर आपका कितना हो गया, 35 मिनट, और यहाँ पर आपका कितना हो गया, 2 घंटा। यानी कि एक तरफ दौड़ कर जाने में कितना घंटा लगता है, 2 घंटा 35 मिनट लगता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों ओर दौड़ कर तय करने में, रास्ता जो है दोनों ओर दौड़ कर तय करने में कितना समय लगेगा। तो एक तरफ दौड़ कर तय करने में 2 घंटा 35 मिनट लगता है, तो उतनी दूरी को वापस जब आएगा तो कितना लगेगा, 2 घंटा 35 मिनट का 2 गुना समय लगेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 घंटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 मिनट होगा। तो क्या आपका 70 मिनट 1 घंटा में होता है, नहीं होता। तो कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट को यहाँ पर क्या करेंगे, घंटा में चेंज कर देंगे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 5 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 5 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 रुपये का निवेश करता है। फिर बोला गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा।
यहाँ पर आपको क्वेश्चन में समझना होगा कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि पहले साल उसने क्या किया, 200 रुपये का निवेश किया। फिर दूसरे साल भी उसने क्या किया, 200 रुपये के शुरुआती यानी कि दूसरे साल के शुरुआत में उसने 200 रुपये का फिर से निवेश किया। जो आपका यहाँ पर फिर बोला गया कि ब्याज जो मिलता है 5% प्रति वर्ष ब्याज मिल रहा है। तो क्या 200 रुपये पे कितने साल का ब्याज लगेगा? जो पहले साल में जमा किया तो 2 साल के अंत तक उसे 2 साल का ब्याज मिलेगा। लेकिन जो दूसरे साल के शुरुआत में उसने 200 रुपया जमा किया था उस पर जो है कितने का ब्याज मिलेगा, 1 साल का ब्याज मिलेगा। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले जो 200 रुपया पहले साल में जमा किया उसके 2 साल का ब्याज कितना होगा, और ये जो दूसरे साल के शुरुआत में जो राशि जमा की उसका जो है 1 साल का ब्याज कितना होगा। और ब्याज जो लग रहा है क्या लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 200 रुपये के 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो 200 का 5% कितना होता है, तो 200 का 5% 10 रुपये होता है। 200 रुपये का 5% कितना रुपये होता है, 10 रुपये होता है। तो 10 रुपये अगर पहले साल पे ब्याज लगा तो दूसरे साल में भी 10 रुपये ही ब्याज लगेगा। लेकिन जो आपका पहले साल में भी ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, क्योंकि ब्याज आपका कैसा लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। यानी कि 10 रुपये पर भी अब क्या लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा। यानी कि 10 रुपये का 5% कितना होता है, तो 0.5 होता है। कितना होता है, 0.5 होता है। तो ये तो आपका हो गया पहले साल में जो 200 रुपया का निवेश हुआ था। ये जो है दूसरे साल के शुरुआत में 200 रुपया का निवेश हुआ तो इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा। तो 200 का 5% ब्याज कितना होगा, तो 10 रुपये होगा। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल आपका ये अमाउंट हो गया। सभी को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ये अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकल जाएगा, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो है जमा की गई राशि कितनी है, 200, 200, 400 है। और जो है ब्याज टोटल कितना मिला, 10 रुपये यहाँ पर, 10 रुपये यहाँ पर, 10 रुपये यहाँ पर, यानी कि टोटल 30 रुपये। और इधर 0.5 रुपये यानी कि 30.5 रुपये टोटल ब्याज मिला है। तो टोटल यहाँ पर आपका कितना हो गया अमाउंट, आपका 430.5 हो गया आपका टोटल अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको हमेशा बॉडमास थ्योरम पता होना चाहिए कि क्या होता है। बॉडमास आपका एक थ्योरी होता है जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बी से क्या होता है, ब्रैकेट होते हैं। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से ऑफ हिंदी में का दिया हो रहता है, डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। जो आपका पहले दिया गया यानी कि ब्रैकेट पहले है उसे पहले हल करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, यानी कि बॉडमास थ्योरम के हिसाब से जो आपका पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे और जो बाद में दिया गया उसे बाद में हल करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इस सिंप्लीफिकेशन को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर भाग का हल करेंगे। तो कितना भाग करना है, 4992 भाग 664 करना है। तो यहाँ पर इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक जब भी आएगा या तो 3 का गुणज होगा या फिर 8 का गुणज होगा। तो 3 का गुणज नहीं हो सकता क्योंकि 6×18 होता है, यानी कि ये संख्या थोड़ी बड़ी है, यानी कि कितना से भाग हो सकता है, ये 8 से भाग हो सकता है। यानी कि 4992 को जब 664 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। और माइनस क्या है आगे, फिर 10 है, यानी कि 8 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी इस सिंप्लीफिकेशन को हल करने पर कितना आया आंसर, -2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी कि 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है किसके, एक गोले का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, किसका, गोला का यानी कि स्फीयर का। तो सबसे पहले आपको गोला यानी कि स्फीयर का एरिया का यानी कि उसके क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है,
4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? किसी भी गोले के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे? फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया यानी कि उस गोले का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या है फार्मूला? 4 पाई को क्या लिख सकते हैं? 22/7 लिखा जाता है। पाई को क्या लिखा जाता है? 22/7। तो 22/7 लिखेंगे। आर यानी कि रेडियस, रेडियस मतलब कि त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ पर कितनी दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 का मतलब क्या होता है? 7/2 होता है। 3.5 का मतलब क्या होता है? 7/2 होता है। तो यहाँ पर क्या है? आर स्क्वायर यानी कि 7/2 को 2 बार गुना किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा किसका? गोला का। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 4 से 4 चला गया, एक साथ चला गया। 22 सत्ते आपका कितना होता है? 154 होता है। 22 सत्ते आपका कितना होता है? 154 यानी कि इस गोले का क्षेत्रफल कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस गोले का क्षेत्रफल आ गया। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बर्तन में, एक कोई बर्तन है जिसमें कितने छिद्र है? 2 छिद्र है। फिर बोला गया कि पहला छिद्र बर्तन को अकेले 15 मिनट में खाली करता है। कोई भी बर्तन है, उस बर्तन में अगर कुछ भरा हुआ है तो पहला छिद्र उसे 15 मिनट में खाली कर देता है अकेले। फिर बोला गया कि दूसरा छिद्र बर्तन को अकेले 10 मिनट में खाली करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है तो दोनों छिद्र से एक साथ पानी रिसने पर बर्तन कितने मिनट में खाली हो जाएंगे। यानी कि पहला छिद्र और दूसरा छिद्र दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो उस बर्तन में जो भी उसमें जो है पदार्थ है उसे जो है खाली करने में कितना समय लगेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि पहला छिद्र कितना मिनट बोला गया? 15 मिनट। फिर दूसरा छिद्र बोला गया कि 10 मिनट में ही खाली कर लेता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 15-10 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? 15-10 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 30 को 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि पहला नल जो है 1 मिनट में 2 भाग खाली करता है। कितना भाग खाली करता है? टोटल भाग जो है यानी कि टोटल जो है भरा हुआ भाग कितना है? 30 है। उनमें से 2 भाग जो है क्या कर देता है? पहला 1 मिनट में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर क्या निकल गया? पहला जो छिद्र है उसकी कार्य क्षमता निकल गई। अब क्या करेंगे? 30 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि दूसरा छिद्र जो है 3 भाग खाली करता है। अगर 30 भाग टोटल बर्तन में है तो 1 मिनट में दूसरा जो है 3 भाग खाली कर देता है। तो यहाँ पर हमें जो है खाली अब कितना करना है? 30 यूनिट यानी कि 30 भाग जो है पूरा बर्तन का है, वो जो है 30 भाग क्या करना है? खाली करना है। अब खाली कौन करेगा? पहला छिद्र और दूसरा छिद्र दोनों मिलकर खाली करेंगे। यानी कि अगर पहला छिद्र 2 भाग खाली करता है, दूसरा छिद्र 3 भाग खाली करता है तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना खाली करेंगे? 3-2-5 भाग खाली करेंगे। तो खाली हमें करना कितना है? 30 भाग। कितने की तेजी से? यानी कि 1 मिनट में 5 भाग खाली करता है तो 30 भाग जो है कितने मिनट में खाली करेंगे? तो क्या करेंगे? यहाँ पर 5 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5×6 30 यानी कि 6 मिनट में दोनों छिद्र मिलकर उस बर्तन को पूरी तरीके से खाली कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 छात्र, क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 100 छात्र की एक कक्षा में 63 छात्र को सेब पसंद है। टोटल छात्र कोई कक्षा यानी कि कोई क्लास है जिसमें कितने छात्र हैं? 100 छात्र हैं। उनमें से 63 लोगों को सेब पसंद है और 76 छात्रों को संतरा पसंद है। तो क्या आप यहाँ पर क्वेश्चन से पता लगा पा रहे हैं कि क्वेश्चन में टोटल छात्र तो 100 है, लेकिन यहाँ पर सेब और जब संतरा के छात्रों को मिलाएंगे तो वह 100 से अधिक हो जाएगा। यानी कि हमें इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो सेब और संतरा दोनों को पसंद करते हैं।
कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो सेब भी पसंद करते हैं और संतरे भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डायग्राम बना के बता देता हूँ कि किस तरीके से इसे आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टोटल छात्र कितने, 100 छात्र हैं। टोटल कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं। लेकिन सेब और संतरे को मिलाकर टोटल जो है पसंद करने वाले कितने छात्र हो जाएंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 3 9 7 6 13, यानी कि टोटल जो 139 छात्र हो जाते हैं। तो अगर हम लोग 100 से माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 100 से इसे माइनस कर देते हैं, यानी कि कुल छात्र से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया कि 39 ऐसे छात्र हैं, 39 ऐसे छात्र हैं जिन्हें सेब और संतरा दोनों पसंद है। तो यहाँ पर जो है इसे क्या मान लिया हम लोगों ने, सेब मान लिया, इसे हम लोगों ने क्या मान लिया, संतरा मान लिया। उनमें से बोला गया सेब और संतरा जो है दोनों पसंद करने वाले कितने छात्र हैं, 39 छात्र है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपसे फिर देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा यार कितने छात्र ऐसे जिनको केवल सेब पसंद है। तो हमें पता चल गया कि ऐसे 39 छात्र हैं जिनको जो है सेब और संतरा दोनों पसंद है। तो क्या हम लोग अगर कुल सेब वाले छात्र जितने लोग सेब पसंद करते हैं और उसमें से 39 को माइनस कर देंगे जो कि सेब और संतरा दोनों पसंद करते हैं, तो जब माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ऐसे छात्र निकल जाएंगे जो केवल सेब पसंद करते हैं। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 4 13, यानी कि 24 आ जाएगा। यानी कि 24 ऐसे छात्र हैं जो कि केवल और केवल सेब पसंद करते हैं। तो यहाँ पर से हमें पता चल गया कि यहाँ पर से पता चला कि 24 ऐसे छात्र हैं जो केवल सेब पसंद करते हैं और 63 ऐसे छात्र हैं जो सेब पसंद करते हैं और 39 ऐसे छात्र हैं जो सेब और संतरा दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ पर केवल सेब पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि केवल संतरे पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो क्या कर देते हैं हम लोग, 76 माइनस 39 करते हैं तो कितना आ जाता है आपका, यहाँ पर 9 6 15 5, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 में से 3 गया 3। तो यानी कि 37 ऐसे छात्र हैं जिनको केवल संतरा पसंद है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि केवल संतरा पसंद करने वाले तो 37 होता, यहाँ पर पूछा गया सेब पसंद करने वाले केवल, तो यहाँ पर 24 आपका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये जो आपका क्या है, पहले वाले ही प्रश्न है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कितनों को सेब और संतरा दोनों पसंद है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर निकाल के बताया था कि यहाँ पर जो है सेब और संतरा को दोनों को पसंद करने वाले कितने छात्र हैं, 39, यानी कि 39 छात्र हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ कि 39 कैसे आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका यहाँ पर 39 कैसे आया आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 13वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 14। यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आपका क्या है, एक इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो पूछा जा रहा है इसे जो है सरल किया जाएगा, यानी कि सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो किस तरीके से लिखा जा सकता है ऑप्शन के हिसाब से। तो क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x को अंदर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x इंटू एक्स तो 3x स्क्वायर, 3x इंटू 4 यानी कि 4 तिया 12x, माइनस है बीच में तो माइनस दे देंगे, x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी कि 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर करेंगे बच जाएगा आपका। फिर यहाँ पर 12x प्लस 2x तो कितना हो जाएगा आपका, 14x हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 14x, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे आपसे बोला क्या गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक कक्षा की परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंक में से 9 अंक अर्जित करता है, तो विद्यार्थी का अंक प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो प्राप्त उसने कितना अंक किया, 9 अंक प्राप्त किया। टोटल अंक जो है कितना था उस विद्यार्थी का जो है परीक्षा में जो है कुल कितना अंक का जो है परीक्षा था, तो 25 अंक का परीक्षा था। इसे परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, विद्यार्थी का अंक प्रतिशत निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 25 से 100 काटेंगे, 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 9 चौक कितना हो गया आपका, 36% हो गया, यानी कि 36% अंक उसने जो है परीक्षा में प्राप्त किया था। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 अंक दिए गए, 2, 4, 8 दिए गए। आपसे पूछा जा रहा है कि इन 3 अंकों का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो जब भी आपसे चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा पहली संख्या होता है। क्या निकालने के लिए, चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए। तो फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, क्या होता है, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। तो क्या करेंगे, हल करेंगे सारा वैल्यू पुट करके, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दूसरी संख्या 4 है, तीसरी संख्या 8 है, बटा पहली संख्या कितनी है, 2 है। हल करेंगे तो चतुर्थ अनुपात निकल जाएगा। तो काटेंगे तो 2 से 4 2 बार में चला गया, यानी कि कितना आ गया आपका, 8 दूनी 16 आ गया। यानी कि इन 3 अंकों का चतुर्थ अनुपात कितना होगा, 16, यानी कि 16 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया क्वेश्चन में कि यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ करते हुए 22% का धोखा देता है, यानी कि एक दुकानदार है, जब वो सामान जो है किसी होलसेलर यानी कि कहीं जो है खरीदने गया, कोई एक दुकानदार है, पहले वो जो है सामान खरीदेगा फिर बेचेगा। तो दुकानदार पहले जब खरीदने गया उस समय भी क्या करता है, सामान में जो है क्या करता है, तौल में 22% का धोखा देता है। और जब बेचता है, वही दुकानदार जब खरीद कर उस सामान को बेचता है तब भी तौल में क्या करता है, 22% का धोखा देता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या गया, बोला गया कि तौल में 22% का शुरुआत में धोखा देता है खरीदते समय पे, यानी कि उसने 22% का शुरुआत में ही क्या किया, लाभ कमा लिया। फिर क्या किया, बाद में उसे जो है क्या किया, 22% का तौल में फिर से जो है क्या किया, धोखा किया बेचने समय, यानी कि उसने जो है 22% बेचने समय में भी क्या किया, लाभ कमा लिया। यानी कि जब 2% को 1% में चेंज करना हो तो आपको एक फार्मूला याद रखना होता है। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई क्या होता है, 100 होता है। जब भी 2% को 1% में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, ये फार्मूला हमेशा याद रखेंगे। a हो गया पहला प्रतिशत, b हो गया दूसरा प्रतिशत, इन प्लस क्या हो जाता है, a इंटू बी बाई 100 हो जाता है। तो क्या करेंगे, a मतलब पहला प्रतिशत तो कितना हो जाएगा, 22%, दूसरा b यानी कि दूसरा प्रतिशत भी आपका कितना है, 22% ही है, प्लस a इंटू बी यानी कि 22 इंटू 22 बटा नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत आपको पता चल जाएगा। तो हल करेंगे, 22 और 22 कितना हो गया, 44 प्लस 22 इंटू 22 कितना होता है, 22 इंटू 22 आपका स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 484 होता है। तो जब 484 को 100 से भाग देंगे तो पॉइंट में इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.84 हो जाएगा। आज जब जोड़ेंगे तो टोटल आपका कितना परसेंट हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, परसेंट में वैल्यू टोटल निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 44 प्लस 4.84 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48.84 टोटल परसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा कितना, 48.84%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में दिया गया है कि देव एक बस को 15% की हानि पर 2210 रुपये में बेचता है, यानी कि उसने जो है क्या किया, पहले जो है बस को क्या किया, 15% की हानि पर कितने रुपए में बेच दिया, 2210 रुपये में बेच दिया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 15% पाने के लिए, यानी कि 15% लाभ कमाने के लिए
वस्तु को जो है किस मूल्य में बेचना चाहिए। यानी कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। यानी कि उसने जो है 100% की वस्तु शुरुआत में कितने में बेच दी, 15% की हानि यानी कि 85% में बेच दी। किसी भी वस्तु का मूल्य खुद में वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% का सामान 15% के हानि में यानी कि 85% में बेच दिया। लेकिन बोला जा रहा है कि 15% का लेकिन वो लाभ कमाना चाहता है, तब कितने में बेचेगा, यानी कि उसे बेचना कितने में अब पड़ेगा, 100% का सामान है तो 115% में उसे बेचना होगा। यहाँ तक जो है आपको समझना होगा कि 100% का सामान 15% के हानि में यानी कि 85% में बेचा, लेकिन 15% का लाभ कमाना चाहता है यानी कि 100% का सामान 115% में उसे बेचना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि 85% का सामान कितने में बेच दिया गया है, 85% का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर 2210 रुपया दिया गया। तो क्या यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 × 25 85, 17 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 17 1 17 51, 0 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 36, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो गया, 26 रुपये हो गया। हमें चाहिए क्या, 115% का वैल्यू, क्योंकि उस वस्तु को 115% में बेचना होगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, 115 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आपका हो गया 115% बराबर आपका कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 26 × 25 130, 26 तो टोटल आपका कितना हो गया, 6 3 9 6 2 8 1 9 2, यानी कि 2990 रुपये में बेचना पड़ेगा अगर वो 15% का लाभ कमाना चाहता है उस वस्तु को बेचने पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विद्यालय में कुल 200 छात्र है। कोई एक विद्यालय यानी कि स्कूल है, उसमें टोटल कितने छात्र हैं, 200 छात्र हैं। उन 200 छात्रों में से कुल जो है लड़के कितने हैं, 60/10 लड़के हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर से अगर फ्रैक्शन में अगर 10 में से 10 यूनिट, अगर पूरे छात्र 10 यूनिट है उसमें से 7 यूनिट जो है क्या है, लड़के हैं, तो क्या 10 यूनिट में से अगर 7 यूनिट लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, अगर 10 में से 7 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, 3 लड़कियां होगी। कितने में, 10 में से, यानी कि कुल 10 में से 3 क्या है, लड़कियां, यानी कि 200 का 3/10 क्या है, लड़कियां। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 200 का 3/10 निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगी, लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। तो हल करेंगे, 0 0 चला गया, कितना हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा। यानी कि उस विद्यालय में, उस कक्षा में जो है कितने लड़कियों की संख्या है, 60 लड़कियों की संख्या है। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यम क्या होगा। माध्यम यानी कि माध्य, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज यानी कि औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते किसे, 1 से 1 से जो भी आपका पॉजिटिव तरफ में नंबर होता है, जो भी आपका धनात्मक तरफ में नंबर होता है, वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 होता है। n आपका क्या हो गया, नंबर हो गया, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। तो कुल जो है नेचुरल नंबर यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 50 है। तो क्या करेंगे, 50 n का वैल्यू 50 पुट करेंगे तो 50 है, एक कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51/2 यानी कि 51 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यम यानी कि एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 51 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25.5।
यानी कि पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यम यानी कि औसत कितना है 25.5, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक वस्तु को 8% तथा 12% के लाभ पर बेचने के विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात यानी कि उसके सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये पैसे से हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर बोला क्या गया, दोनों वस्तु एक ही है, तो दोनों वस्तु का, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100% होता है। किसी भी वस्तु का मूल्य खुद में कितना प्रतिशत होता है 100% होता है। तो पहली वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया है, यानी कि 100% का सामान 8% के लाभ पर बेच दिया गया, यानी कि 100 रुपये का सामान, यानी कि 100% का सामान 8% के लाभ यानी कि 100 + 8% यानी कि 108% में बेचा गया। दूसरे सामान को 100% का सामान को 12% का लाभ पर बेचा गया, यानी कि कुल 112% में बेचा गया। दोनों का क्या पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 रेशियो 112, 4 से कट रहा है तो काट देंगे, कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर 25 2 27, 27 बार में चला जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो गया, ये 28 हो गया, यानी कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो गया 27:28 हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्या दिया गया, एक आपका सिंप्लीफिकेशन, सिंपल से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर क्या बोला गया कि 0.3 का क्या है होल स्क्वायर है, क्या है 0.3 का होल स्क्वायर है। तो 0.3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 0.09 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.09 होगा। और भागा किससे देना है, 100 से भाग देना है। तो जब 0.09 को 100 से भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0009 आएगा। जब 0.09 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.0009 आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 82 का 15% कितना होगा, यानी कि 82 × 15% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 82 का 15% का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 × 15, 20 × 25 100, 2 से काटेंगे तो 10, 41 बार में चला जाएगा। 41 तिया आपका कितना हो जाएगा 3 4 तिया 12, यानी कि 123/10 पॉइंट में आंसर है। तो इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12.3 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा 12.3 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया गया, लेकिन आपका आंसर क्या होगा 12.3 ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर संख्याएं दी गई है, उनका पूछा जा रहा है कि माध्यिका क्या होगा। तो जब भी आपका इस तरीके से सीरीज में नंबर दिया हुआ है, इस तरीके से आपका क्या दिया हुआ है, कुछ नंबर दिए हुए रहे और आपसे माध्यिका यानी कि मीडियन पूछा जाए, तब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आपका नंबर दिया गया उसे क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। क्या करेंगे, जो भी आपका नंबर दिया गया उसे क्या करेंगे बढ़ते क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में उसे व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक कौन सा है 2 है, तो 2 को लिख लेंगे। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपका 3 है, फिर उसके बाद आपका कौन सा है, उसके बाद 4 है, तो 4 को लिख लेंगे। 4 के बाद आपका 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है। तो 7 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। 7 कितने बार है, 3 बार है, तो 3 बार नीचे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। 7 के बाद आपका क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 7 के बाद आपका क्या है 9 है। 9 कितने बार है, 2 बार है, तो 9 को क्या लिख लेंगे 9 को 2 बार नीचे लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपका कौन सा अंक है, उसके बाद आपका 13 है, उसके बाद आपका 13 है, फिर 17 है, फिर 21 है।
तो ये हम लोगों ने क्या किया, सारे नंबर जो भी आपका नंबर ऊपर दिया गया था उसे हम लोगों ने नीचे क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया। तो जब भी आपको माध्यिका यानी कि मीडियन पूछा जाए तो सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोटल नंबर यहाँ पर कितना है वो पहले गिन लेंगे। 3 3 6 3 9 2 11 यानी कि टोटल नंबर कितना 11 है। तो 11 वाले संख्या में यानी कि टोटल नंबर अगर 11 है तो 11 में बीच वाला संख्या कितना होगा, जो छठे नंबर पे जो संख्या होगा। हमें क्या करना है, जितने भी संख्या होगी उसके बीच वाली संख्या हमें ढूंढनी होती है। तो बीच वाली संख्या क्या, ये 7 नहीं होगी जो छठे नंबर पे, इधर भी आपका क्या हो गया 5 अंक है, इधर भी आपका क्या है 5 अंक है। तो जो भी आपका नंबर जो सीरीज में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है उसके बीच वाले अंक को ढूंढना होता है। जो आपका बीच का अंक होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन यानी कि माध्यिका होगी। क्या होगी, वही आपकी मीडियन यानी कि माध्यिका होगी। तो इस पूरे सारे नंबर का माध्यिका यानी कि मीडियन कितना होगा, 7 यानी कि 7 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 स्कूल बसें एक घर से 8 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती है। 2 स्कूल बस है एक घर से, पहला बस जो है जब चलती है उसके 8 मिनट के बाद क्या होती है, दूसरे बस भी चलती है। बोला जा रहा है कि फिर बोला गया क्वेश्चन में कि दोनों बस जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि विपरीत दिशा से इस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस गति से चलना होगा जिससे वह इन दोनों स्कूल बसों से 8 मिनट के अंतराल पर मिल सके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। और समय बराबर भी आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल होता है। तो दोनों फार्मूला आप याद रख सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि अगर दोनों बस के अंतराल अगर 8 मिनट है, यानी कि दोनों बस जो 8 मिनट के अंतराल पर चलते हैं, तो उन अंतराल के बीच, यानी कि अगर पहला बस मान लीजिए यहाँ से चला तो 8 मिनट में उसने जो है कोई दूरी तय की होगी। पहला बस अगर चला तो उसने 8 मिनट में कोई दूरी तय की होगी। तो जो दूरी तय की उस 8 मिनट में जितनी दूरी तय की उस समय तक जो दूसरा वाला बस था वो क्या था, जो हाँ पहले वाले 8 मिनट पहले जो बस थे वहाँ पर ही खड़ा था। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो पहला वाला बस था वो 8 मिनट में कोई दूरी तय की होगी, लेकिन दूसरा वाला बस जो है 8 मिनट तक कोई भी दूरी उसने अभी तक तय नहीं की होगी, क्योंकि उसने चलना नहीं शुरू किया था। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालनी होगी कि पहला वाला जो बस है उस 8 मिनट के अंतराल में कितनी दूरी तय कर ली होगी। तो यहाँ पर दूरी बराबर आपको क्या बताया गया, चाल इंटू समय होता है। तो यहाँ पर चाल कितना दिया गया बस का, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया गया, 8 मिनट दिया गया। तो दूरी आपका किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो समय को भी क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो ये हमें यहाँ पर क्या निकल गया कि उस 8 मिनट में पहली वाली बस जो है कितनी दूरी तय की थी। तो इसी दूरी को अब क्या करना है, इसी दूरी को अब क्या करना है, इसी दूरी को बोला जा रहा है कि अब यहाँ पर से मान लीजिए एक लड़की भी दौड़ कर आ रही है। ये जो है पहला वाला जो बस जहाँ पर अभी 8 मिनट में पहुँचा वहाँ पर से क्या हो रही है, एक लड़की दौड़कर या चलकर आ रही है। और यहाँ पर से क्या हुआ, दूसरा वाला भी बस चलना शुरू कर दिया है। तो दूरी जो यहाँ पर जो 8 मिनट में ये दूरी हो गई आपकी, जो कि दूसरे वाले बस और इस लड़की के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये दोनों जो है कितने मिनट में मिल जाते हैं, कहीं बीच में जो है 4 मिनट में ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई गति जो है बस की भी है और कोई गति इस लड़की भी है। तो बस का तो यहाँ पर गति दिया गया, कितना दिया गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इस लड़की की गति हमें निकालनी है कि कितनी गति से वो बस की तरफ दौड़ेगी कि वो
8 मिनट का अंतराल का गैप क्या हो जाए, 4 मिनट का ही हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों की चाल, जब भी विपरीत दिशा में कोई भी चीज़ चलती है तो उसकी चाल क्या होती है, जुड़ती है। तो हम लोगों ने क्या मान लिया है, गर्ल यानी कि उस लड़की की चाल क्या मान ली, यक्स मान ली, यानी कि दोनों का यहाँ पर चाल जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटल दूरी, टोटल चाल हो गया। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। और यहाँ पर जो है समय अब कितना दिया गया कि दोनों जो है 4 मिनट के अंतराल पर ही मिल जाते हैं। तो समय बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, समय लिख देंगे। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू यानी कि उस लड़की की चाल निकल जाएगी। तो हल करते इसे हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 12 25 60 आपका हो जाएगा। यहाँ पर 4 दूनी 8, आपका 4 तिया 12 हो गया। और यहाँ पर मिनट में, ये जो आपका 4 क्या है, मिनट में, तो इसे भी क्या कर लेंगे, घंटा में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे तो भाग यहाँ पर 60 से हम लोगों ने दे दिया। यहाँ पर 2 से काटेंगे 4 को तो यहाँ पर कट जाएगा 2 बार में। 3 से काटेंगे 60 को तो 20 बार में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। यहाँ पर आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका टोटल 50, सॉरी यक्स नहीं होगा 50 होगा, प्लस क्या हो जाएगा 50 प्लस 2 इंटू यक्स यानी कि 2 यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 20 25 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 यक्स 50 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा उधर। 2 से काटेंगे 50 को तो कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया 25, यानी कि उस लड़की का चाल कितना था 25 किलोमीटर प्रति घंटा उस लड़की की चाल थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर दिया गया दो संख्याएं दी गई है 865 और 2595। उनका पूछा जा रहा है कि मासा यानी कि एचसीएफ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे बाय ऑप्शन बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन बी देखेंगे। यहाँ पर क्या 865 कभी भी 2595 से कट सकती है, तो बिल्कुल नहीं, कभी भी ये जो एचसीएफ नहीं हो सकती। कभी भी जो भी संख्या होगी उसका एचसीएफ उस संख्या के बराबर या फिर उस संख्या से छोटी होगी। उस संख्या से बड़ी वाली संख्या कभी भी उस संख्या का एचसीएफ यानी कि महत्तम नहीं हो सकती। तो कभी भी आपका 2595 865 का एचसीएफ नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हट गया। यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन ए देखेंगे, उससे छोटे वाले अंक देखेंगे तो 865 तो 865 को बिल्कुल पूरी तरीके से काटेगी। लेकिन हमें देखना होगा कि 2595 क्या 865 से कटेगी। यहाँ पर क्या हम लोग चेक कर लेते 3 से गुना करके देख के, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हाथ में 1, 6 तिया 18 19, 8 तिया 24 1 25, यानी कि बिल्कुल 865 जो है 2595 को बिल्कुल पूरी तरीके से काट रही है। यानी कि दोनों संख्या जो है क्या हो रही है 865 से विभाजित हो रही है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम कितना आएगा 865 ही आएगा। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इन दो छोटी संख्या है, छोटी संख्या इसकी एचसीएफ हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी संख्या जो है वो जो है एचसीएफ अगर है तो इन दोनों छोटी संख्याओं की जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 16 आदमी एक मॉडल को 35 दिन में बनाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 25 आदमी इसी मॉडल को कितने दिनों में बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए एक फार्मूला, एमडीएच एक आपका फार्मूला होता है। क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर होता है। क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर बाई वर्क होता है। इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, इक्वल टू आपका होता है m2 इंटू d2, यानी कि दूसरा आदमी दूसरा दिन दूसरा घंटा बटा दूसरा काम होता है। यहाँ पर आपका ये आप फार्मूला हमेशा एमडीएच फार्मूला से याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या दी गई है। तो अगर आपका घंटा का संख्या नहीं भी दिया गया तब भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस फार्मूला पे पुट करके टोटल वर्क निकाल के ये फार्मूला से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया 16 आदमी इंटू कितना दिन दिया गया 35 दिन, यानी कि 16 आदमी जो उस काम को 35 दिनों में कर लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 25 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो दिनों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर डी से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, यानी कि डेज मान लेते हैं। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 पचे 25, 5 सत्ते 35,
तो डी बराबर आपका कितना हो जाएगा 16 7 112, 112 को 5 से यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो पॉइंट में आंसर है, तो इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 आ जाएगा। यानी कि 25 आदमी मिलकर उस मॉडल को 22.4 दिनों में बना लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये आपके ग्राफ दिए गए, वर्ष का नाम दिया गया और मूल्य दिए गए प्रति वर्ष में रुपये कुंटल का, मतलब मूल्य रुपये कुंटल दिए गए। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी 2 लगातार वर्षों में खरीद मूल्य का अधिकतम वृद्धि प्रतिशत क्या है, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में उसके अगले वर्ष में उसके जो जब मान लीजिए जैसे कि 2001 से 2000 से लेके 2001 के बीच में अगर 110 रुपये प्रति क्विंटल है तो इसके पिछले वर्ष के हिसाब से कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 5 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि किस साल में, यानी कि सबसे अधिक जो है कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि कितनी कितनी वृद्धि जो है, सबसे अधिक वृद्धि किस में हो रही है रुपये में। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सबका वृद्धि निकालेंगे। तो यहाँ पर 110 में जो है कितनी वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। यहाँ पर कितनी की वृद्धि है, तो +3 की वृद्धि है। यहाँ पर कितनी की वृद्धि है, तो 5 और 2 7 की वृद्धि। यहाँ पर कितनी की वृद्धि है, यहाँ पर 13 की वृद्धि है। यहाँ पर कितनी की वृद्धि है, 11 की वृद्धि है। यहाँ पर कितनी की, 10 की वृद्धि है। तो सबसे अधिक वृद्धि हमें कितनी की दिख रही है, 13 की वृद्धि है, जो कि 117 में वृद्धि हुई। 117 के, क्योंकि 130 हुआ, ये जो है 2004 से लेकर 2005 में अगर 130 रुपये प्रति क्विंटल है तो इसमें जो है पिछले साल की तुलना में 13 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। यानी कि हमें तुलना किससे करना है, पिछले साल से। यानी कि क्या करेंगे, 13/117 करेंगे, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हल करेंगे तो सबसे अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी। हल करेंगे कैसे, तो 13 × 117, 100/9, इसे पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.1/9% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11.1/9%। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका क्या है, पहले वाले ही, इसका पिछले वाले क्वेश्चन का ही ग्राफ है। तो क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कताई मिल के लिए कच्चे कपास की खरीद के मूल्य में 1999 से 2007 के बीच औसत सालाना कितनी की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सभी क्या करना है, सभी वृद्धि को जोड़ेंगे, जोड़कर क्या करेंगे, जो है टोटल जो है जितनी वृद्धि हुई है नंबर ऑफ वृद्धि से उसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कितना यहाँ पर वृद्धि हुआ, यहाँ पर जो है +5 हुआ था, यहाँ पर +2 हुआ था, यहाँ पर +3 हुआ था, यहाँ पर प्लस आपका कितना हुआ था, 2 हुआ था, यहाँ पर +13, +11, +10 हुआ था। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 2 7, 3 10, 2 12, 13 25, 25 11 36, 36 और 10 आपका कितना हो गया, 46। यानी कि कुल मिलाकर वृद्धि कितना हुआ, 46 हुआ। और टोटल जो है नंबर ऑफ वृद्धि कितना है, टोटल जो यहाँ पर सालों की संख्या नहीं निकालनी, यहाँ पर औसतन वृद्धि निकालना है। तो टोटल जो है कितने बार वृद्धि हुआ, तो 3 3 6 1 7 बार वृद्धि हुई है। तो क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, 7 6 42.4 बचा, तो 7 5 35, 5 बचा, तो 7 7 49। यानी कि 6.57 औसतन जो है क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ये आपका क्या है, पिछले वाले ग्राफ है। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि पूछा क्या जा रहा है आपसे। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया, पूछा जा रहा है कि 2006 से 2007 का मूल्य, 2006 से 2007 का मूल्य 1999 से 2000 के मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कि सबसे पहले 1999 से 2000 में जो है कितना रुपये प्रति क्विंटल था, तो 105 रुपये प्रति क्विंटल था।
फिर बोला गया कि 2006 से 2007 में जो है कितना रुपये प्रति क्विंटल था, 151 रुपये प्रति क्विंटल था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 105 का कितना प्रतिशत 151 के बराबर है, यानी कि मान लेते यक्स प्रतिशत जो है क्या है 151 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, यक्स का वैल्यू निकालना है। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, हल करेंगे यक्स का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका क्या होगा, वही आपका लगभग जो है क्या होगा प्रतिशत होगा। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हल यहाँ पर करके देख लेते, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 21 बार में 20 25 100। हल करेंगे क्या, 3 से कट रहा है, 5 1 6 7 नहीं कटेगा, 3 से 7 से भी नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे अब हल करेंगे। यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 0 2 15 दूनी 30, ऐसे क्या करेंगे 21 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 9 बचा, तो आपका कितना हो गया 92, 21 84, 6 और 2 8 बचा, तो आपका कितना लगभग जो है 143 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि लगभग में, क्योंकि यहाँ पर आपका लगभग में ही वैल्यू पूछा जा रहा है तो 143 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि इसे हम लोग 144% बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, ये भी आपका क्या है पहले वाले ही ग्राफ है। क्वेश्चन में देखेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किन 2 वर्षों की संपूर्ण मूल्य वृद्धि जो है एक समान है, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में जो इस वर्ष में वृद्धि हुई है, कौन से वर्ष में जो है कौन से 2 वर्षों में समान वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है कितने की वृद्धि हुई है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में जो है सबसे जो है बराबर की वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी जो है कितने की 2 की वृद्धि हुई थी, यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हुई है, यानी कि 2001 से 2002 में भी जो है प्लस 2 रुपये यानी 2 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई थी, और 2003 से 2004 में भी कितने की वृद्धि हुई थी 2 रुपये प्रति क्विंटल का, यानी कि कौन कौन से साल में 2001 से 2002 में यहाँ पर भी 2 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई थी, और 2003 से 2004 में भी कितने 2 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, यानी कि कौन सा ऑप्शन में ये दोनों ईयर है, तो आपका 2001 से 2002 और 2003 से 2004, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर दिया गया कि cot x बराबर कितना दिया गया 5/12 दिया गया। तो cot x बराबर क्या होता है, cot x बराबर आपका होता है 20 बाई परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बेस आपका कितना है 5 है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है 12 है। तो हमें हाइपोटेनस यानी कि कर्ण निकालना है। तो हाइपोटेनस कैसे निकाला जाता है, हाइपोटेनस अगर आप डायरेक्ट जानते हैं तो 12 और 5 का हाइपोटेनस यहाँ पर 13 होगा, लेकिन अगर आप निकालना नहीं जानते तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 144 अब प्लस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, ये अंडर रूट 169, यानी कि 169 किसका स्क्वायर होता है तो 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना आ गया 13 आ गया। तो अगर आप डायरेक्ट निकालना जानते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 और 12 का हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना होगा 13 होगा। तो यहाँ पर से हमें आधार भी पता चल गई, लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि साइन x प्लस 1/cot x, 1/cot x को क्या हम लोग लिख सकते हैं tan x, तो बिल्कुल यहाँ पर 1/cot x को tan x लिखा जा सकता है। फिर क्या पूछा गया प्लस sec x पूछा गया, सभी को क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन x को क्या लिखा जाता है, साइन x को लिखा जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण लिखा जाता है। तो लंब कितना है 12, 12 बटा क्या करेंगे कर्ण कितना है 13, यानी कि 12/13 हो गया, प्लस tan x यानी कि tan x का क्या लिखा जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस लिखा जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है 12, आपका आधार कितना है 5 है तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस सेक एक्स को जो है क्या लिखा जाता है यहाँ पर हाइपोटेनस बाई बेस लिखा जाता है, यानी कि कर्ण बटा आधार लिखा जाता है। तो कर्ण यहाँ पर कितना आया था 13 आया था, तो 13 बटा आधार कितना है 5 है। यहाँ पर सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ने से पहले यहाँ पर हमें जो है सिंप्लीफाई से जो है कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 5 और 5 यहाँ पर एलसीएम कितना है 5 है,
12 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 से क्या करेंगे 25 को 5 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 5 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जिससे आगे हल करने में आसानी हो। तो यहाँ पर हल करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 13, 12 प्लस 13 25 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 7 6 7 बटा 13 आ जाएगा। यानी कि इस पूरे को जो है आपका क्वेश्चन दिया गया था उसे हल करने पर कितना आंसर आया 77 बटा 13 आया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसलय क्रमशः जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरियां तय करता है। यानी कि अगर यहाँ पर मान लें कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1 किलोमीटर जाता है, फिर अगला 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भी 1 किलोमीटर ही जाता है, और अगला 2 किलोमीटर के हिसाब से ही अगला दूरी भी क्या करता है 1 किलोमीटर ही जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल जो 38 मिनट का समय लेता है, यानी कि ए दूरी यानी कि 3 दूरियों को तय करने में कुल 38 मिनट लिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल दूरी उसने कितनी तय की। जो यहाँ पर ए दूरी, यहाँ पर ए दूरी यानी कि टोटल कितनी दूरी है 3 ए दूरी है, यानी कि 3 ए अगर कुल दूरी निकालना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल होता है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो 1 किलोमीटर है वो जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलने पर जो है कितना समय लेता है। तो समय बराबर अभी आपको क्या बताया गया दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 1 किलोमीटर हम लोगों ने माना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, यानी कि ये क्या हो गया पहली वाली दूरी का समय हो गया। दूसरी वाली दूरी कितनी पहले वाली जो है दूरी का क्या हो गया समय हो गया। तो यह दूसरी वाली दूरी क्या है ए ही है, और कितने की चाल से चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यानी कि दूसरी वाली दूरी का समय निकल गया। फिर जो है तीसरी दूरी भी ये है, उसकी चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर क्या हो गया तीसरी वाली दूरी का कुल समय निकल गया। यानी कि जब हम यहाँ पर तीनों का क्या निकल गया समय निकल गया, तीनों दूरियों का क्या निकल गया समय निकल गया। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा कुल समय निकल जाएगा। और कुल समय यहाँ पर कितना दिया गया 38 मिनट दिया गया है। क्या दिया गया 38 मिनट दिया गया। तो यहाँ पर जो दूरी है हम लोगों ने क्या माना किलोमीटर में माना। जो चाल भी आपका दिया गया क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, लेकिन जो समय दिया गया वो मिनट में दिया गया। तो मिनट को क्या करेंगे हम लोग घंटा में चेंज कर लेंगे। तो 38 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो 30, 10 और 2 का एलसीएम कितना होता है तो 30 ही होगा। यहाँ पर हल करेंगे सभी में ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लेंगे। कितना हो जाएगा 10 या 30 प्लस 1, इधर कितना हो जाएगा 2 15 हो जाएगा, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 38 बटा 60 हो जाएगा। हल करेंगे इसे तो 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 19 बार में चला जाएगा। और जब यहाँ पर जोड़ेंगे 15 3 18 1 19, यानी कि तीनों का जोड़ 19 आता है तो 19 से 19 चला गया, यानी कि ए बराबर आपका कितना आ गया 1 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ पर से ये आंसर लाके आप ऑप्शन नंबर ए परीक्षाओं में नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि ये जो आया ये क्या आया एक दूरी आया। ये ए दूरी जो है कितने बार चला था एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, यानी कि कुल 3 बार 1 किलोमीटर चला था। यानी कि अगर ए बराबर 1 किलोमीटर है तो 3 बार ए 1 किलोमीटर चलेगा, यानी कि 1 किलोमीटर चलेगा। तो 3 बार में कितने किलोमीटर चल जाएगा तो 3 से गुना करेंगे, यानी कि वो जो है कुल मिलाकर 3 किलोमीटर चला था। वो जो है कुल मिलाकर किसलिए कितने किलोमीटर चला था 3 किलोमीटर चला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1.427 पे यहाँ पर रिकरिंग दिया गया है, उसका पूछा जा रहा है कि सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका कितना आंसर आएगा। तो रिकरिंग करने का सबसे तरीका क्या होता है, सबसे पहले 1 पॉइंट क्या दिया गया 42727 पर रिकरिंग है। तो क्या करेंगे सभी पहले एक को अलग कर लेंगे, यानी कि हम 1.427 को क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 प्लस
0.427 इस तरीके से आपको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर तो एक आपका अलग आ गया। 427 को अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से इसे सिंप्लीफाई किया जाता है कि 4 2 7 है। जो भी आपका अंक पर छतरी नहीं है, जो भी आपका अंक पर छतरी नहीं है यानी कि उस पर रेकरिंग नहीं है, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि 427 माइनस 4 करेंगे, बटा नीचे में क्या करेंगे, जितने अंक पर रेकरिंग है डेसिमल के बाद यानी कि दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। तो एक अंक पर रेकरिंग यानी कि यहाँ पर रेकरिंग नहीं है तो क्या करेंगे, 1 0 बैठा देंगे। आप क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो आपका इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 427 में से 4 गया तो आपका कितना आ गया, 423 आ गया। क्या करेंगे, 99 को यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर 4 3 7 2 9 यानी कि 9 से कट रहा है तो 9 से काट देंगे। 9 चौक 36, 9 सत्ते 63 आपका हो गया। पर 9 से काटेंगे तो 110, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 प्लस 47 तो कितना हो जाएगा, 7 4 1 5 1 यानी कि 157/110 आ गया। इस पूरे रेकरिंग वाले यानी कि दशमलव पर रेकरिंग वाले अंक को जो है सिंप्लीफाई करने पर कितना आया, 157/110 आंसर आया। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो जब भी आपके इस तरीके के प्रश्न दिखे तो आपको क्या करेंगे, जो भी अंक है उसे अलग कर लेंगे, दशमलव को अलग कर लेंगे, दशमलव को फिर तोड़ेंगे तो जितने पे छतरी नहीं है उस पूरे अंक में से माइनस करेंगे, और जितने पे छतरी है नीचे उतना पे 99 उतना जो है उतने बार 9 को लिखेंगे, और जितने पर छतरी यानी कि जितने पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बेलन यानी कि सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कि उसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या करेंगे, अब सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। आर यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है यानी कि 7 को कितने बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। एच यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 से 7 चला गया, 22 7 154, 154 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा। यानी कि 308 सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या, इस बेलन का आयतन यानी कि उसका वॉल्यूम है। यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 130 रुपये को 3 6 8 9 के अनुपात में बांटे तो संबंधित अनुपात रुपये में क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन में क्या दिया गया है, रुपये का जो है क्या दिया गया, एक निश्चित वैल्यू दिया गया। तो क्या हम लोग जो है इसे बाई ऑप्शन बनाएंगे, क्या उस सारे रुपये का अनुपात जो है 3:6:8:9 बन रहा है, क्या हम लोग चेक करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखते हैं कि पहला ये जो है 15 लेकिन दूसरा क्या है 30 है, अगर यहाँ पर 5 से काटते 15 को तो 3 तो आ रहा है, लेकिन क्या 5 से 31 कटेगा, यानी कि ये 3:6 बिल्कुल नहीं आ सकता। 15 और 31 को जब अनुपात में चेंज करेंगे तो क्या ये 3:6 आ सकता है। ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, क्या इन दोनों अंकों का अनुपात 3:6 आ सकता है, तो बिल्कुल नहीं आ सकता। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो यहाँ पर क्या, पहला और दूसरी संख्या कितने, 15 और 30 है, यानी कि इन दोनों का अनुपात कितना आ रहा है, इन दोनों का अनुपात 3 और 6 आ सकता है, क्योंकि 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 6 30, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 25 8 40, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 9 45, यानी कि इन चारों संख्याओं का अनुपात 3:6:8:9 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर इन सारे अंकों से ये हमें पता चल रहा है कि ये जो है अंक बिल्कुल सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 मिनट और 30 सेकेंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 11 रुपये, कितना, एक टेलीफोन का बिल कितने रुपये, 11 रुपये। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि 3 मिनट 20 सेकेंड का बिल कितना होगा। अगर 2 मिनट 30 सेकेंड में 11 रुपये का बिल बनता है तो 3 मिनट 20 सेकेंड में कितने रुपये का बिल बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 1 सेकेंड में कितने रुपये का बिल बनता है। तो यहाँ पर जो भी आपका मिनट में दिया गया है वैल्यू, उसे क्या कर लेंगे, सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 दूनी 120 सेकेंड, 120 प्लस 30 सेकेंड यानी कि 150 सेकेंड, यानी कि टोटल 150 सेकेंड में कितने रुपये का बिल बनता है, 11 रुपये का बिल बनता है। तो 1 सेकेंड में कितने का बिल बनेगा, 11/150 रुपये का। कितने रुपये का बिल, 11/150 रुपये का बिल। हमें चाहिए अब कितने सेकेंड का बिल, तो 3 मिनट 20 सेकेंड है। तो 3 मिनट 20 सेकेंड को पूरे सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 या 18 प्लस 20 यानी कि टोटल मिलाकर 200 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि अगर 1 सेकेंड का वैल्यू 11/150 रुपये है तो 200 सेकेंड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 3 मिनट 20 सेकेंड का बिल निकल जाएगा। हल करेंगे इसे तो 50 से काटेंगे तो 4 बार में, यहाँ पर 3 बार में, कितना आ गया आपका 11 चौक 44/3। पॉइंट में आंसर देना है तो आपका कितना हो जाएगा, 14 या 42 पॉइंट, लगभग 14.6 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कितने का बिल बनेगा, 14.6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि दीक्षा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 575 रुपये उधार लेती है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष बाद ऋण अदा करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 1 साल में कितने प्रतिशत का ब्याज लगता है, 5% का ब्याज। ब्याज कैसा है, साधारण ब्याज है। यानी कि अगर 1 साल में 5% का ब्याज लगता है तो 4 साल में टोटल ब्याज कितना % का लगेगा। 1 साल में अगर 5% का ब्याज लगता है तो 4 साल में टोटल कितने % ब्याज लगेगा। 1 साल में अगर 5% तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 5 चौक 20% टोटल ब्याज लगेगा 4 साल में। यानी कि 4 साल का साधारण ब्याज जो है कितना % लगेगा, 20%। तो हमें जो राशि पूछी जा रही है, यानी कि जो ब्याज पूछा जा रहा है वो किस में पूछा जा रहा है, पैसे, रुपये में पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 575 का 20% निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100, 20 से काटेंगे 100 को 5 बार में चला जाएगा। 5 से काटेंगे 575 को कितना बार में चला जाएगा, 1 2 बचा, 5 बचे 25, यानी कि कुल मिलाकर 115 रुपये का क्या होगा, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर दिया गया है कि अमृत कुशल से 2 गुना सक्षम पेंटर है। अमृत जो है कुशल से 2 गुना सक्षम पेंटर है। यानी कि अगर कुशल की 1 इफिशियंसी है तो अमृत की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। आगे देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है। आगे बोला गया है कि तथा वे मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं। यानी कि अमृत और कुशल मिलकर, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुशल अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू क्या होता है, टाइम होता है। यानी कि टोटल इफिशियंसी इंटू क्या होता है, टाइम। TW टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, ई से इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो कुल कार्य निकालने के लिए हमें क्या गुना करना होता है, कुल कार्य क्षमता प्लस कुल समय हमें करना होता है। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा कि कुल जो है करना कितना काम है, जो कुशल अकेले काम करेगी करना कितना काम है, ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों मिलकर कितने काम करते हैं एक दिन में, तो एक दिन में अमृत जो है 2 काम करता है और कुशल 1 काम करता है। यानी कि दोनों मिलकर कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं। तो इफिशियंसी इंटू टाइम यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय, ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया।
टोटल वर्क अब हमें पता है, हमें निकालना क्या है, कुशल जो है कितने समय में उस कार्य को करेगा, यानी कि टाइम बराबर अब क्या बोल सकते हैं, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी बोल सकते हैं। टाइम बराबर क्या बोल सकते हैं, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी बोल सकते हैं, यानी कि कुल कार्य बटा क्या नीचे लिखेंगे, इफिशियंसी। किसकी इफिशियंसी, क्योंकि अब कार्य सिर्फ कौन कर रहा है, कुशल काम कर रहा है, यानी कि उसकी इफिशियंसी नीचे लिखाएगी, तो नीचे उसकी इफिशियंसी लिख देंगे तो क्या निकल जाएगा, कुशल की समय निकल जाएगी, अकेले कितने समय में कार्य करेगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6×18, यानी कि कुशल को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा, 18 दिन लगेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि सत्या एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितना राशि प्राप्त होगी यदि उसने 14,500 रुपये 6 महीने के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए गए हैं और ब्याज जो है क्या है, तिमाही संयोजित है। ये क्वेश्चन में जो है सबसे मेन चीज़ है क्या है, जो आपका ब्याज लग रहा है कैसा लग रहा है, तिमाही, यानी कि प्रत्येक 3 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रत्येक 3 महीने पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। और कितने समय के लिए ब्याज लग रहा है, 6 महीने के ब्याज लग रहा है। लेकिन जो आपका यहाँ पर रेट यानी कि दर दिया गया है वो आपका क्या है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमें निकालना होगा कि 3 महीने में कितना ब्याज लगेगा। तो एक साल में तिमाही कितने बार आता है, एक साल में तिमाही कितने बार आता है, 4 बार आता है, क्योंकि एक साल में एक तिमाही, एक 3 वर्ष, 3 महीना, 3 महीना, यानी कि टोटल कितना महीना हो गया, 12 महीना। यानी कि एक साल में टोटल कितने तिमाही आते हैं, 4 तिमाही आते हैं। यानी कि अगर एक पूरे वर्ष का पूरे वर्ष में अगर उसकी दर 20% है तो एक तिमाही में जो है उसके कितने प्रतिशत होगी, तो क्या करेंगे, 20 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5%। यानी कि एक वर्ष के एक तिमाही में जो है कितना परसेंट का ब्याज लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा। तो कितने तिमाही यानी कि कितने समय के लिए जो है ब्याज लगेगा, 6 महीने के लिए, यानी कि 2 तिमाही ब्याज लगेगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज प्लस क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन करेंगे तो आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 14,500 का क्या निकालेंगे, 5% निकालेंगे। तो 14,500 का 5% कितना होता है, तो आपका हो जाता है 5% 1450, यानी कि 725 रुपये। कितने, 725 रुपये। आप यहाँ पर कॉपी पर निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका 725 रुपये क्या आएगा, 5% आएगा 14,500 का। यानी कि पहले तिमाही में, फर्स्ट तिमाही में जो आपका क्या कितना ब्याज लगता है, 725 रुपये। लेकिन सेकेंड तिमाही में भी तो 725 रुपये का ब्याज लगेगा। जितना पहले तिमाही में ब्याज लगा उतना ही क्या लगेगा, दूसरे तिमाही में ही ब्याज लगेगा। लेकिन ब्याज क्या, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो क्या होगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जो पहले तिमाही में ब्याज लगा उस पर भी अब क्या लगेगा, 5% का ब्याज लगेगा। यानी कि 725 का भी अब क्या लगेगा, 5% ब्याज लगेगा। तो 725 का 5% कितना होता है, तो आपका यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/20। 725 को 20 से भाग देंगे, यहाँ पर 5 चौक 20, 5 से काटेंगे तो 14 25 70, 5 25 25, आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छक 24, 1 बचा, यानी कि 36.25 आपका क्या आ गया, 725 का 5% आ गया। यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा उन 6 महीनों का। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 7 14, 1450 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया, प्लस 36.25 जोड़ेंगे दोनों को तो आपका कितना हो जाएगा, 1486.25 रुपये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। ये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसमें क्या करना है, हमें मूलधन जोड़ देंगे। मूलधन क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकल जाएगा। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इधर 0.25, 6, 8, 5 4 9 14 1 15, ये आपका क्या हो गया, कुल अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो गया। ये आपसे
पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।